ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग करंट पढ़ रहे थे। करंट में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबलाइजर के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हमने समझा था कि स्टेबलाइजर सेम छोटा एक ट्रांसफार्मर होता है। बस इसमें हमें एक फायदा मिलता है कि हम म्यूचुअली उसके क्वाइलिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ जो टर्न्स होता है उसको घटा और बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी वोल्टेज घट या बढ़ सकती है। उसे हम मेंटेन रख सकते हैं 240 वोल्ट तक। स्टेबलाइजर लेने से पहले हमें उसके कट ऑफ वोल्टेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी रहता है। इसके बारे में भी मैंने बताया था और इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। ठीक है, चलो आज हम समझेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें मोस्टली आप अगर 12th में रहते हो, 11th-12th में, तो वहाँ अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो वहाँ पर फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में उनका इस्तेमाल दिख जाता है। और अगर फिर आप डिग्री वगैरह लेवल पे चले जाते हो तो वहाँ पर भी आपको दिखता है। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है, उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। अब देखो, और दूसरा भी क्या रहता है, मैं दूसरे को बताता हूँ। तो दूसरे का नाम होता है अमीटर। अमीटर। अब देखो, वोल्ट मीटर का नाम आया है वोल्टेज के ही बेसिस से। ठीक है, जैसे वोल्टेज को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो अगर कहेगा कि वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। और वोल्टेज को फिजिक्स की दुनिया में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमने कई बार इसको डिस्कस किया है ना। टेक्निकल टर्म याद रहना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि जैसे अगर मैं पूछूं कि अच्छा वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, हाँ तो बताओ क्या होता है वोल्टेज। ठीक है, नहीं, अरे वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो मुझे पता है। ओके, सो जब मैंने बात कही थी कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज नथिंग बट द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की किस प्रेशर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे तुम्हें किसी इंसान के बारे में जानना है, ठीक है, जैसे कोई एमएलए है। एमएलए का एक रुतबा होगा, एक प्रेशर होगा, दबाव होगा। ठीक है, हर कोई उससे नहीं मिल पाएगा। अगर उससे मिलना है तो तुम्हें उससे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अगर वो एमएलए है तो तुम्हें एमपी होना पड़ेगा या चीफ मिनिस्टर होना पड़ेगा, है ना। आई होप कि एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर सारा पॉलिटिक्स पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें क्लियर होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, हवाई फायरिंग तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है और ये वोल्टेज को मेजर करना चाहता है, वोल्टेज को मेजर करना चाहता है, तो इसके अंदर की जो क्षमता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रेशर से अधिक होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनों के प्रेशर से अधिक होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को रोक देता है कौन, मतलब कि उनको स्लो कर देता है। कौन स्लो करता है इलेक्ट्रॉन को? रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड, रेजिस्टेंस। यानी ये जो वोल्ट मीटर है इसका ज्यादा होना चाहिए क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तभी वो प्रेशर को माप पाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड सुना है, आइडियल गैस, आइडियल सिचुएशन, आइडियल कंडीशन, सुना है? आइडियल नहीं सुना है, आइडियल होते हैं ना। हाँ, तो आइडियल का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक जिसके बारे में, ऐसे तो आइडियल कुछ होता नहीं है दुनिया में। ठीक है, हर चीज में किसी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बुराई, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। तो ऐसा कहा गया कि अगर हम कोई एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाए जो आइडियल हो, मतलब उसमें कोई कमी नहीं हो उसको, जैसे मैंने सुपर कंडक्टर की बात करी थी, तो सुपर कंडक्टर अगर यूजफुल हो जाए तो एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। लेकिन क्या वो पॉसिबल है?
पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वो -273 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। हैं? तो इसी तरीके से कहा गया कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस अनंत होगा। नॉर्मली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। लेकिन अगर कहेगा कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो अगर नॉर्मल का हाई है तो भैया आइडियल का तो अनंत होगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जैसे मैंने एक सर्किट बनाया, ठीक है, मैंने सर्किट बना दिया, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दिया। अब मुझे वोल्ट मीटर से क्या मेजर करना है? इस सर्किट में जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है, या इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है। तो मुझे इस वोल्ट मीटर को इसमें कैसे कनेक्ट करना होगा? क्या मैं पैरेलली कनेक्ट करूं? क्या मैं सीरीज में कनेक्ट करूं? तो याद रखना, सर्किट में कभी भी वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया जाता, सॉरी, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। जैसे मैं बना दूं पहले फिर से, ठीक है, देखो ये मैंने सर्किट बनाया, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मेजर करना है? वोल्टेज। तो वोल्टेज में मेजर करूंगा जब मैं इसके अक्रॉस ऐसे ही वोल्ट मीटर लगाऊंगा तब ना। तो ये वोल्ट मीटर बताओ, क्या ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? पैरेलल में है ना, क्योंकि ये इसका पैरेलल में है। सीरीज में होता कब? जब ये वोल्ट मीटर यहाँ हो जाता, तब वो सीरीज में हो जाता, या वोल्ट मीटर यहाँ हो जाता तो सीरीज में हो जाता। लेकिन इसे मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना होगा क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए। तो याद रखना, वोल्ट मीटर को हमेशा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। किसी भी सर्किट में अगर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना है तो वो किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल, पैरेलल। ये तीन चीजें याद रखना। अभी अमीटर को यहाँ भूल जाओ। अभी मैंने क्या बताया? पहली चीज कि वोल्ट मीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। दूसरी चीज, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मस्ट बी हाई। तीसरा चीज, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मस्ट बी अनंत। और चौथी चीज, सर्किट में इसे पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। ये चार चीजें अगर याद हैं तो क्वेश्चन फंस जाएगा तुम्हारा, आराम से उसमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वोल्ट मीटर क्लियर हो गया? दिखा देता हूं, देखो ये वाले पीले डब्बे को तुमने देखा होगा ना? हाँ, उसमें काफी सारी रीडिंग रहती है, एसी, डीसी, सारा का सारा चीज। फिर इसी में रहता है तुम्हें करंट मेजर करने के लिए भी दे दिया रहता है। अब तो एडवांस सब इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं कि एक ही के अंदर हम करंट और वोल्टेज दोनों मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। क्लियर? अब देखो, जैसे ये सर्किट है, इस सर्किट में बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस। और ये लोड मतलब क्या? कोई भी बल्ब हो गया, ऐसी चीज जो तुम्हारे पावर को कंज्यूम करे। तो बल्ब लोड है, ट्यूबलाइट लोड है, पंखा लोड है, समझा? उसी को लोड कहते हैं। हाँ, तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो हमने कैसे लगा दिया? पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा दिया, वोल्ट मीटर को लगा दिया। क्लियर हो गया? ओ, बहुत बढ़िया। चलो आगे चले। अब हम समझते हैं अमीटर के बारे में। अमीटर, अमीटर। अब देखो, अमीटर क्या करता है? तो अमीटर करंट को मेजर करता है। किसको? करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। अब करंट को अगर मेजर करना है तो भैया तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए?
मिनिमम। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो लो होता है। और कहेगा कि आइडियल आइडियल सिचुएशन में क्या होगा, कैन यू इमेजिन? वेरी गुड। आइडियल सिचुएशन में अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। और कहेगा कि अच्छा अमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल या सीरीज में? तो करंट कभी भी पूरे सर्किट का मेजर किया जाता है, न कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का। मेरे कहने का मतलब, जैसे मैंने सर्किट बनाया, यहाँ है रेजिस्टेंस, यहाँ है कैपेसिटर, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ बल्ब। ठीक है, बल्ब। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, बैटरी ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मुझे इस पूरे सर्किट का करंट मेजर करना होगा, न कि इसके अक्रॉस करंट या इसके अक्रॉस करंट। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर या जहां पर भी अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का करंट मेजर करना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं अमीटर लगा दूंगा, अमीटर। तो अमीटर कभी भी सीरीज में कनेक्ट होता है। समझ में आया? अमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स है ये, है ना? हाँ, कनेक्शन सीरीज में होता है। सीरीज यानी श्रेणी में, हिंदी में कहते हैं उसको। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अमीटर की तरह ही एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब देखो, जैसे अमीटर करंट को मेजर करता था, लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर नहीं करता है। ये करंट है या नहीं है उसके प्रेजेंस को बता देता है। ठीक है, करंट के प्रेजेंस को बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, करंट जैसे जैसे जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अगर तुम गई और तुमको बुखार है, तो डॉक्टर तुम्हारी नाड़ी पकड़ के, मतलब नर्व्स पकड़ के ये बता देगा कि तुम्हें बुखार है कि नहीं है। लेकिन जब तक वो थर्मामीटर से मेजर नहीं करेगा, तब तक वो नहीं बताएगा कि कितना बुखार है और कितना नहीं है। तो अमीटर को समझो थर्मामीटर है, और गैल्वेनोमीटर को समझो कि वो डॉक्टर है। वो पकड़ के खाली बता सकता है, हाँ भैया बुखार है तुमको। ठीक है, तो इसी तरीके से गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट के प्रेजेंस को बताता है कि करंट है या नहीं है, लेकिन कितना है ये नहीं बताता है। उसमें इंडिकेटर लगा रहता है, वो फ्लक्चुएट करता है। अगर करंट पास हुआ तो ऐसे से फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा हाँ हाँ करंट जा रहा है इसके अंदर से। ठीक है, तो अच्छा बताओ, अगर मैं कहूंगा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अगर अमीटर का लो है तो गैल्वेनोमीटर का क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। वेरी गुड, इसका भी रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, इसका भी रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, बड़े कमाल की चीज है। इसमें तुम एक संट रेजिस्टेंस होता है। संट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक पतली सी कोई वायर। ठीक है, पतला सा कोई वायर, उसे हम कहते हैं संट। पतले वायर को हम कहते हैं संट। क्या कहते हैं? संट। संट। और हमको पता है कि चाहे मेटल हो या कुछ और भी हो, हर किसी का अपना रेजिस्टेंस होता है, हर कोई प्रतिरोध करता है। ठीक है, बस खाली इंसान ही ऐसे होते हैं कि उन्हें, कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उन्हें कितना भी गाली देते रहो वो तुम्हारा प्रतिरोध नहीं करते हैं, वो रेजिस्टेंस नहीं करते हैं। लेकिन नेचर में उपस्थित हर एक चीज प्रतिरोध करती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो इसी तरीके से एक पतले वायर को हम शंट कहते हैं, और उसके आगे लिख देते हैं क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की क्षमता होती है, तो उसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो जब कभी कहेगा कि अच्छा शंट रेजिस्टेंस और नॉर्मल रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है, तो भैया नॉर्मल रेजिस्टेंस की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसकी एक बनावट होती है, उसमें कलर कोड होती है। लेकिन कोई एक पतला सा वायर है, उसको हम शंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी शंट रेजिस्टेंस
और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? मैंने कहा गैल्वेनोमीटर प्लस शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस को मिलाकर हम हम दो चीजें बना सकते हैं। क्या? एक तो वोल्ट मीटर और एक अमीटर। ठीक है, अभी ये दो दो चीजें जो हमने पढ़ी, ये था वोल्ट मीटर और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा अमीटर। तो इस अमीटर और वोल्ट मीटर को अगर तुमसे कोई पूछेगा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे पास वोल्ट मीटर या अमीटर नहीं है, लेकिन तुमको हमने दिया है गैल्वेनोमीटर, तो तुम कैसे उसे वोल्ट मीटर और कैसे उसे अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? तो हाँ, शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। बट अब समस्या ये है कि शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन कैसे होगा तो वो वोल्ट मीटर बनेगा और कैसे होगा तो वो अमीटर बनेगा। ऐसा तो है नहीं कैसे भी जोड़ देंगे वो वोल्ट मीटर अमीटर बन जाएगा। जैसे हमने ये देखा कि सर्किट में अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओ, लेकिन करंट मेजर करना है तो अमीटर को सीरीज में लगाओ। उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का भी अपना एक कनेक्शन होता है। समझ में आया? एक कनेक्शन होता है कि अगर जस्ट ये उल्टा हो जाता है। कैसा उल्टा? कि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो वो वोल्ट मीटर का काम करता है, और गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ दें तो वो अमीटर का काम करता है। समझा? हाँ, वही बता रहा हूँ। देखो, अगर मुझे क्या बनाना है, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर बनाना है। तो देखो, वोल्ट मीटर का हमने बात क्या करी कि वोल्ट मीटर का क्या हाई होना चाहिए? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। और जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिल करके एक बड़े रेजिस्टेंस का निर्माण करते थे। जैसे 2 3 4 जोड़ दिया तो 4 3 7 2 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। यानी रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। करेक्ट? तो हमारा बताओ, अगर मैं गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करूं तो गैल्वेनोमीटर के पास भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद शंट रेजिस्टेंस को भी, अगर मैं शंट रेजिस्टेंस को आर एस से लिख दूं तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ दूंगा तो इनका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? वेरी गुड। तो याद करने की जरूरत है नहीं। अगर पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके तुम्हें वोल्ट मीटर बनाना है तो तुम उन दोनों का कनेक्शन कैसे करवाओगे? सीरीज में। क्यों सीरीज में? क्योंकि हमें उनका रेजिस्टेंस हाई चाहिए, मैक्सिमम यानी हाई चाहिए। तो हाई कैसे होगा? जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं तो हाई हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड। अब सेम, अब अगर मैं कहूं कि भाई हमको बनाना है अमीटर, तो अमीटर का रेजिस्टेंस हाई या लो? लो। तो बताओ, अगर दो रेजिस्टेंस है तो उनकी वैल्यू को कम करना है तो उन्हें कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल में या सीरीज में? तो पैरेलल में। तो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर मैं शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं आर एस लिख के, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अमीटर बन जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये करंट को मेजर कर सकता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग? वेरी गुड। चलते देखो, अब यहाँ पर मैंने कुछ सर्किट बनाया है। इसमें देखो, ये है हमारा अमीटर,
बताओ, ये है बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट जाएगा सीधा, यहाँ ये लैंप है और फिर यहाँ से आकर के खत्म हो जाएगा। तो बताओ ये अमीटर का कनेक्शन इस सर्किट में सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में है, यानी अमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। अमीटर का इस्तेमाल करंट मेजर के लिए होता है। करंट मेजर करने के लिए इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, और गैल्वेनोमीटर शंट रेजिस्टेंस को मिलाकर अगर अमीटर बनाना है तो हमें उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके रेजिस्टेंस को हमें कम करना है। ठीक है, और जब वो दोनों अमीटर बन जाएंगे तब अगर उनको सर्किट में कनेक्ट करना होगा तो उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सिंपल, समझा? यहाँ मैं अमीटर और वोल्ट मीटर बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि उसमें कैसे रेजिस्टेंस को बढ़ा करके हमें ये सीरीज में कनेक्ट करना है, और कैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस घटाने के लिए हमें इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। लेकिन जब इसी बने हुए अमीटर या वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट करना होगा तो सर्किट में वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये मत कह देना कि अच्छा ये तो गैल्वेनोमीटर से बना है अमीटर, तो इसमें तो मैं पैरेलल में सर्किट में लगाऊंगी, ऐसा मत करना। क्लियर? बहुत बढ़िया। उसी तरीके से देखो यहाँ पर है ये वोल्ट मीटर और ये है रेजिस्टेंस, ये पूरा सर्किट है। यहाँ से ये यहाँ पर भी जो है ये अमीटर लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए, और ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बताओ पैरेलल में है या रेजिस्टेंस सीरीज में? हाँ, इसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, बी कॉन्फिडेंस, ये पैरेलल में है, और अमीटर हमेशा सीरीज में है। सारा का सारा फंडा क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? चलो अब हम ये समझते हैं कि देखो, तुमने एक बात नोटिस किया होगा कि अगर गांव में पहले टाइम पीरियड में क्या होता था, जब लाइट नहीं होती थी तो सबके घर में टीवी अगर होता था, क्रिकेट आ गया तो क्रिकेट को देखने के लिए वो बैटरी लाते थे, है ना? बैटरी लाते थे। तो जब कभी भी हम बैटरी लगाते हैं और बैटरी अगर हमें बड़ा वोल्टेज मतलब कि बड़े वैल्यू का है, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट या 100 वोल्ट, वॉट पावर होता है, वोल्ट प्रेशर को बताता है। तो अगर मैंने कह दिया कि 100 वोल्ट की बैटरी है, तो देखो जब बैटरी का पावर बड़ा होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो उसके यूनिट को हम मेजर करते हैं वोल्ट से। ठीक है, वोल्ट से। लेकिन कुछ बैटरी ऐसी होती हैं जो बहुत कम पावर की होती हैं, जैसे तुम्हारा रिस्ट वॉच। आजकल तो हालांकि ये रिस्ट वॉच पहनने का जमाना चला गया, लोग मोबाइल में बिजी हो गए हैं। तो रिस्ट वॉच में एक छोटी सी बैटरी लगती है जिसको हम कहते हैं बटन सेल, है ना? शर्ट में बटन होता है, उसी के आकार का होता है वो चपटा सा, उसे कहते हैं बटन सेल। तो बटन सेल का जो वोल्टेज होगा उसको हम वोल्ट में नहीं, उसको हम कहेंगे EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या कर रहा है कि तुम्हारे घड़ी में जो भी सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए काफी है। तो वो मूव कराएगा तो एक फोर्स जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाले फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कई जगह जब सर्किट बना होगा तो वहां पर, जैसे यहाँ पर बैटरी ने कह के वो कहेगा EMF, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये EMF क्या है? EMF कुछ नहीं, वोल्टेज ही है। बस अगर बड़ा बैटरी है तो उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, छोटू सा बैटरी है तो उसको हम MF में मेजर करते हैं। ठीक है, देखो ये गैल्वेनोमीटर था, मैंने दिखा नहीं, ये गैल्वेनोमीटर, ये सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह रहता है, ऐसे फ्लक्चुएट करते रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो ये शंट है, शंट रेजिस्टेंस। अगर गैल्वेनोमीटर में शंट रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो वो अमीटर या वोल्ट मीटर बन सकता है। उसके बाद ये है बैटरी, ये बैटरी बड़ा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसके अगर हम वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करेंगे, कहेंगे कि भैया ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, या 200 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन ये छोटू वाले जो होते हैं, इनको हम वोल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर हम
ये ईएमएफ का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 ईएमएफ की बैटरी है, 2 ईएमएफ की बैटरी है। समझ में आई? ओके। तो क्या वोल्टेज और ईएमएफ अलग अलग हैं? क्या अलग अलग थोड़ी है एक ही। वोल्टेज और ईएमएफ अलग अलग नहीं है, वोल्टेज और ईएमएफ सेम ही है, बस खाली उनके साइज के बेसिस पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी, ये भी बैटरी के ही पावर को बताता है, ये भी बैटरी के ही पावर को बताता है ना। पावर इन द सेंस वोल्टेज को बताता है। तो पावर का यूनिट तो वॉट होता है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है या ईएमएफ होता है। ये भी बैटरी, ईएमएफ भी बैटरी के ही वोल्टेज को बताता है और वोल्ट भी बैटरी के वोल्टेज को बताता है। बस फर्क यही है कि ये बड़ा वाला बैटरी, बैटरी नहीं बैटरा है, तो बैटरा है तो वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और छोटा सा है सेल है, इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सेल। एक है तो सेल, कई सारे सेल मिलके बैटरी बना देते हैं। ये सब तो बेसिक चीजें याद ही है ना। चलो, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया मैंने जो पढ़ाया अभी। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करवाओ। बताओ, मैं फिर से पूछ रहा हूं। अगर मैं कहूं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई या लो? फटाफट बताओ। रेजिस्टेंस हाई। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल या सीरीज कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को हम सीरीज करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। गुड। ना मार मार दूंगा, अभी अभी पढ़ा के खत्म कर रहा हूँ, समझा समझा के थक गया। वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल, ठीक है, ऑलवेज कनेक्ट इन द पैरेलल। लेकिन नहीं, तुमको तो सीखना नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। वोल्ट मीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं अमीटर। अमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। करंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस हाई या लो? लो। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0। अमीटर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। बताओ, तीसरा हमने देखा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर करंट के प्रेजेंस को बताता है। गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर बनाना है तो क्या करना होगा? स्टंट नहीं, सन। सन, SHUNT, सन, नॉट स्टंट। हाँ। गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर बनाना है तो शंट रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। क्यों सीरीज में जोड़ेंगे भाई? तो अगर मैं एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में जोड़ू, 2 4 6, तो बताओ, 6 4 10 2 12, 12 कम है ये 2 से, 4 से, 6 से, तो ये तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो अमीटर के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो कम चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे? हाँ, मैं सुन लिया पैरेलल। अभी 2 मिनट भी नहीं हो रहा है पढ़ा के, वही देख रहा हूँ कि एक शुतुरमुर्ग का भी दिमाग ना ये से ज्यादा है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? हाँ, शंट रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यानी G+RS यानी शंट रेजिस्टेंस। क्यों सीरीज में करेंगे? रेजिस्टेंस हाई चाहिए। रेजिस्टेंस हाई हमें कैसे मिलता है, सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस हाई मिलता है। बताओ, एक बड़ा सा बैटरा है, तो इसके वोल्टेज को किस यूनिट में मेजर करेंगे, ईएमएफ या वोल्ट? वोल्ट। और छोटू सा बैटरी सेल है, मतलब कि बटन सेल है, तो ईएमएफ। अच्छा, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके जो मैंने अमीटर बनाया है,
उसको अगर मुझे सर्किट में लगाना होगा तो मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा या सीरीज में? अमीटर को सर्किट में किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल या सीरीज? अमीटर को पैरेलल क्यों करेंगे? देख, आंख है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट देखो, मैं फिर से एक बार वो कंसेप्ट समझा देता हूँ कि चाहे गैल्वेनोमीटर या शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम अगर अमीटर बना रहे हैं, तो अमीटर का नेचर है कि वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा उसको सीरीज में कनेक्ट करो। और गैल्वेनोमीटर और अगर शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके, तो मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके अगर मैं वोल्ट मीटर बनाऊं, ठीक है, वोल्ट मीटर बनाऊं, तो वोल्ट मीटर का कैरेक्टर क्या है कि वो सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। ये मत देखो कि वो गैल्वेनोमीटर से बना है अमीटर तो पैरेलल में होगा सीरीज में होगा, नहीं। तुम याद करो खाली कि वो बना क्या है। वो अगर अमीटर है तो अमीटर का नेचर है कि वो सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, आंख बंद करके कर दो। अगर वोल्ट मीटर बन गया, वोल्ट मीटर का नेचर है कि वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। हाँ, अगर ये कोई पूछे कि बताओ शंट रेजिस्टेंस से और गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हम अमीटर वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, तो उनके कनेक्शन को तुम डायरेक्ट मत पढ़ो। तुम्हें कैसे पढ़ना है कि उसमें हमें चाहिए क्या। वोल्ट मीटर बनाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस हाई करना है, तो रेजिस्टेंस अगर हाई करना है तो रेजिस्टेंस हाई कैसे होगा, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस आपस सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो ये क्या देंगे, रेजिस्टेंस हाई देंगे, मतलब वो बन जाएगा हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। और वही सिंपल कि जब मैं इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो वो वैल्यू देंगे लो, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी लो और वो अमीटर बन जाएंगे। बस सिंपल, कैरेक्टर को पकड़ो और उसके अंदर के जो कंसेप्ट है उसको याद रखो, बाकी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, बढ़िया। चलो, अब हम ये समझते हैं कि एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ, किरचॉफ ये जो थे, इन्होंने करंट के और वोल्टेज को लेकर के कुछ नियम दिए थे, जिनको कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट एंड किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। क्या नाम है इनका? किरचॉफ्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ किरचॉफ्स लॉ, जिसके बारे में पढ़ेंगे तो देखो। तो पहला नियम उन्होंने करंट को लेकर के दिया था, इसलिए उसको कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, ठीक है। अगर कहीं कहीं देखा होगा तो किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। उन्होंने क्या कहा, अगर मान लो कोई एक जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, जैसे हम जब ट्रेन से जाते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई जंक्शन क्या होता है, अगर मैं पूछूं जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम ट्रेन की अगर बात करें तो मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, फिर यहाँ से एक प्लेटफॉर्म आ गया, फिर यहाँ से एक प्लेटफॉर्म आ गया, फिर यहाँ से एक प्लेटफॉर्म आ गया, मतलब एक ही जगह से कई सारे ट्रेनें गुजरती हों, उसे हम कहते हैं जंक्शन। और अगर किसी स्टेशन के नाम के आगे पीछे अगर जंक्शन लगा है तो यकीन करना कि वहां से बहुत सारी ट्रेनें वहां पर आएंगी और वहां से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। हाँ, इसीलिए वो जंक्शन लिखता है, हर प्लेटफॉर्म के आगे पीछे जंक्शन नहीं रहता है। हाँ, तो जंक्शन का ये मतलब होता है। तो वैसे ही किरचॉफ ने कहा कि अगर कोई सर्किट है और सर्किट में समझो कि कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से करंट कई डायरेक्शन से आ रहा है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो इस जंक्शन पर जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, जीरो। इस जंक्शन पर
टोटल करंट जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? तो उन्होंने कहा अरे ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 गए 3 आए इसकी वजह से। मान लो मैं 2 ही को ले जाता हूँ, ठीक है? उन्होंने कहा कि ये जीरो कैसे होगा कि आने वाले करंट का समेशन इक्वल हो जाएगा जाने वाले करंट, यानी जितना करंट आएगा उस जंक्शन पे, उस पॉइंट पे, उतना ही करंट वहां से चला जाएगा। इसकी वजह से उस जंक्शन पे जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। मैंने क्या कहा, समझ में आया क्या? जैसे कि मैं ये कह दूं कि यहां से करंट आया I1, ये करंट गया I2, ये करंट है I3, ये I1, I2, I3 आ रहे हैं और यहाँ से ये करंट है I4, ये करंट है I5, ये दोनों जा रहे हैं। तो इनका कहना था कि समेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ I4 प्लस I5। अभी तो जब अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा? इक्वल टू जीरो, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग केसीएल बहुत सिंपल सा है, पहला लॉ, ठीक है। केसीएल के अकॉर्डिंग एट जंक्शन करंट, टोटल करंट आई विल बी कैसे होगा? उसको कहेंगे आई आई करंट इनकमिंग, करंट को हम ऐसे कहते हैं और यहाँ मैं लिख दूं कमिंग शुड बी इक्वल टू करंट गोइंग, या जैसे यू भी कहते हैं कि करंट इन शुड बी इक्वल टू करंट आउट। ये सिंपल पहला लॉ है। तो कहेगा कि जो किरचॉफ्स का पहला लॉ है, ठीक है, पहला लॉ वो इस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो देखो यहाँ पर करंट कंजर्व हो रहे हैं, मतलब कि जितना आ रहा है उतना का उतना चला जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ करंट, ठीक है। क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ करंट। अब करंट की जगह वो कभी कभी चार्ज दे देता है, तो क्या घबराने वाली बात है? नहीं, चार्ज का मूवमेंट ही करंट होता है। या हम अगर कहें चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे तो करंट दे देते हैं। तो चाहे ऑप्शन में ये दे कि कंजर्वेशन ऑफ करंट या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो पहली चीज क्या याद रखना है? केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ which is given by the Kirchhoffs, that was the first law given by Kirchhoffs, और उसका मतलब क्या था कि किसी जंक्शन पर जितने भी करंट आएंगे अल्टीमेट उनका समेशन जीरो देगा उस जंक्शन पर, यानी करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट। और कहेगा कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ करंट और चार्ज। समझ में आया मेरी बात? ठीक है? अब दूसरा लॉ मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन दूसरे लॉ का स्टेटमेंट दूंगा, क्योंकि उसको बताने के लिए हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो किरचॉफ्स के दूसरे लॉ को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किरचॉफ्स का दूसरा लॉ, उसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी केवीएल। क्या कहते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें क्या कहा किरचॉफ्स ने? किरचॉफ्स ने कहा टोटल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर करंट को जीरो कहा था किसी जंक्शन पर, और यहाँ पर वोल्टेज को जीरो कह रहे हैं किसी क्लोज लूप में। अब क्लोज लूप क्या होता है? जब इसके बारे में न्यूमेरिकल समझाऊंगा, सर्किट बनाऊंगा तो समझा दूंगा। अब क्लोज लूप का ऐसे अगर सीधा सीधा मतलब बना दूं, जैसे हम कोई सर्किट रहता है तो उसमें होता है एक बैटरी लग जाएगा, तो कुछ रेजिस्टेंस रहेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ करंट जाएगा, कुछ वोल्टेज जाएगा। तो मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि अच्छा बताओ इसका क्लोज्ड लूप क्या होगा,
तो जब तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ए बी सी डी ए, ये तुम्हारा क्लोज लूप हुआ। यानी जहां से शुरू हुआ उसी पॉइंट पर आकर के खत्म होता है। अभी ना एक लूप होता है पूरा, एक क्लोज। अगर ऐसे कर दे तो क्या ये क्लोज है? नहीं है, वो ओपन है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहां पर आकर के खत्म नहीं हुआ। केवीएल क्या कहता है? स्टेटमेंट लिख देता हूँ। केवीएल कहता है, ताकि याद रखना इस चीज को, कहता है कि टोटल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, की जरूरत नहीं है लेकिन, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो। इसी के बेस पर न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, न्यूमेरिकल। और ये पूछेगा कि बताओ, ये जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है यानी केवीएल है, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। ठीक है, जैसे पहला था, ये कौन से प्रिंसिपल पर था? कंजर्वेशन ऑफ करंट। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बात समझ में आ गई? हम केवीएल के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है सर्किट में। ठीक है, बाकी ये दो लॉ यही है। पहला लॉ क्या है? करंट को लेकर के, और दूसरा लॉ है वोल्टेज को लेकर। ठीक है, करंट के लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट शुड बी इक्वल टू जाने वाले करंट, यानी उस जंक्शन पर करंट टोटल जीरो होगा। और वोल्टेज को लेकर के उन्होंने क्या कहा? किसी भी सर्किट में अगर वो क्लोज्ड लूप है तो उसमें टोटल करंट जीरो होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट